जो फूड आपकी बॉडी को एनर्जी देना चाहिए, ये डाइट उल्टा बॉडी की एनर्जी चूस लेती है इन फूड्स को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्सॉर्ब करने के लिए। कि आप क्या यूटेंसिल्स में खाना बना रहे हैं, आपके क्या पैकेजिंग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल एक्सपोज़र क्या हो रहा है। इसके अंदर जैसे कि मेन एक चीज़ होती है बिस्फेनॉल ए एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। ये डिस्टर्ब पीरियड्स, ओबेसिटी, पीसीओएस इन सब के अंदर बहुत रोल प्ले करती है और उसके बाद इसकी वजह से बहुत इवन फर्टिलिटी इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो आजकल हम देख रहे हैं कि इतना फर्टिलिटी के लिए जो बाहर असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है, उसका वन ऑफ द रीज़न्स इज़ दीज़ एक्सपोज़र। सो ये पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये पैराडॉक्स हेल्थ रिलेटेड क्या है, डायग्नोसिस के बारे में थोड़ी-सी बात की। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस बेसिकली एक हेल्थ मैप है। वो कोई टेरिटरी नहीं है, कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है जो डिफाइन कर दिया हो। अपनी पुरानी कभी डॉक्टर के साथ कोई कंसल्टेशन अगर आप याद करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप डॉक्टर के पास गए, कुछ टेस्ट उन्होंने ऑर्डर किए, आपके सिम्पटम्स और टेस्ट के बेसिस पे आपको एक डायग्नोसिस, एक लेबल दे दिया गया और उसके बाद सालों तक आपकी और डॉक्टर की कंसल्टेशन में बस कुछ दवाइयाँ ऊपर-नीचे होती रहीं, कुछ बदली गईं, कुछ छोड़ दी गईं, लेकिन ना आपने कभी पूछा कि इसका एंड क्या है, मेरे को क्योर कब होगा, मेरी दवाइयाँ कब छूटेंगी, ना डॉक्टर ने उसके अंदर कभी जानने की कोशिश की। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है ये सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है द डिटेक्टिव्स लेंस। डिटेक्टिव लेंस का मतलब है कि हेल्थ इशू को एक डिटेक्टिव की तरह आपने देखना चाहिए कि उसका कारण क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, जो चीजें फंक्शनल मेडिसिन एड्रेस करती हैं क्रॉनिक डिजीजेस को लेके। तो ज्यादातर हमने ये सुना होगा कि डायबिटीज भाई हेरिडिटरी है, आपके फैमिली में चल रही थी तो आपको भी हो गई, पहले यही माना जाता था। लेकिन फंक्शनल मेडिसिन ने नई साइंटिफिक रिसर्च में एक बहुत अच्छी चीज़ मालूम की है, जिसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब होता है, जिसको अगर आप एक शब्द में समझना चाहें कि योर जीन्स आर जस्ट अ लोडेड गन, इन व्हिच डायरेक्शन दे विल फायर इज़ डिटरमाइन्ड बाय योर लाइफस्टाइल। मतलब आपकी जो हेरिडिटरी जीन्स हैं और जो चीज़ें हैं, वो एक लोडेड गन है। लेकिन वो बीमारी की तरफ आपको लेके जाएँगी या हेल्थ की तरफ लेके जाएँगी, वो चीज़ें आपकी चॉइसेस जो आप लाइफ में लेते हैं, उस पे निर्भर करेगी। तो इस चीज़ को एपिजेनेटिक्स कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली ये देखा गया है कि वो कौन-कौन सी मेन चीज़ें हैं, मतलब एपिजेनेटिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी डिज़ीज़ मैनिफेस्टेशन होने की या हेल्थ मैनिफेस्टेशन होने की पोटेंशियलिटी को आगे करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को, जो भी आपकी बॉडी के ऊपर लोड आता है, इसको टोटल एक शब्द होता है जिसको कहते हैं एलोस्टैटिक लोड या टोटल टॉक्सिक लोड। ये जितना सिस्टम पे ज़्यादा बनता रहेगा, उतनी चांसेस बीमारियों की होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसके अंदर क्या-क्या मेन चीज़ें आती हैं, टोटल एलोस्टैटिक लोड किसको कहते हैं? इसमें हम देखते हैं टोटल जो टॉक्सिक लोड बर्डन हो गया, इसमें सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी डाइट। डाइट के अंदर जैसे जो लेटेस्ट जंक फूड्स हो गए, रिफाइंड कार्ब्स हो गए, सोडा डाइट्स हो गईं, ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन और उन चीज़ों को बढ़ाती हैं। मतलब जो फूड आपकी बॉडी को एनर्जी देना चाहिए, ये डाइट उल्टा बॉडी की एनर्जी चूस लेती है इन फूड्स को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। तो इसको इन्फ्लेमेटरी डाइट्स कहते हैं और ये टॉक्सिक लोड के अंदर बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है। उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड्स मतलब जो भी है, जैसे मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, जो आप चारों तरफ एक वाई-फाई और इसमें रहते हैं, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड का बॉडी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम्स को भी डिसरेगुलेट कर सकती है। इवन कैंसर के अंदर वो कर सकती है, कई क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड का बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन आता है। उसके बाद आता है जैसे रिस्की बिहेवियर्स, एडिक्शंस, जैसे स्मोकिंग हो गया, सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, अल्कोहल हो गया। ये आपके मेटाबॉलिज़्म, हार्मोन्स चेंज करता है और उसके साथ इवन आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन और रिजुविनेशन को भी इम्बैलेंस करता है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब करता है।
तो ये अगेन बॉडी का जो टोटल टॉक्सिक लोड की जो बकेट है उसको भर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि टॉक्सिक एयर हो गई, वाटर हो गया, उसके बाद आपका कंटिन्यूअस हॉकिंग, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये चीज़ें आ गईं। तो इसके अंदर अब ये देखा गया है एयर पॉल्यूशन के साथ-साथ वाटर के अंदर भी इतनी ज़्यादा हेवी मेटल एक्सपोज़र्स होने लग गए हैं कि जिसकी वजह से क्रॉनिक डिजीज़ेज़ और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ने लग गया है। उसके बाद मेजर चीज़ आती है कि आप क्या यूटेंसिल्स में खाना बना रहे हैं, आपके क्या पैकेजिंग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल एक्सपोज़र क्या हो रहा है। इसके अंदर जैसे कि मेन एक चीज़ होती है बिस्फेनॉल ए एंड रिलेटेड कंपाउंड्स, ये डिस्टर्ब पीरियड्स, ओबेसिटी, पीसीओएस, इन सब के अंदर बहुत रोल प्ले करती है और उसके बाद इसकी वजह से बहुत इवन फर्टिलिटी इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो आजकल हम देख रहे हैं कि इतना फर्टिलिटी के लिए जो बाहर असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है, उसका वन ऑफ द रीज़न्स इज़ दीज़ एक्सपोज़र। सो ये जो टोटल टॉक्सिक लोड की हम बात कर रहे हैं, ये खाली किसी एक बीमारी डायबिटीज़ वगैरह की नहीं है। ये हम रूट कॉज़ की बात कर रहे हैं, जिससे कि हर क्रॉनिक डिज़ीज़ के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है और उनके होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसके बाद कंटिन्यूअस जो जैसे सोशल मीडिया और जो आप एक बाहर से एक सेंसरी स्टिमुलेशन आप कंटिन्यूअसली लिए जा रहे हो, ये नर्वस सिस्टम को एक ओवर स्टिमुलेटेड लेवल के अंदर रख रहा है, जिसके अंदर एक कंटिन्यूअस एंग्शियस हम बना रहता है बॉडी के अंदर, एक रिलैक्सेशन और कामनेस की तरफ, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला नर्वस सिस्टम बोलते थे। उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं आ पा रहा है और वो कंटिन्यूअस स्ट्रेस जो बना हुआ है, वो बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल्स और एड्रेनालिन को बढ़ा रहा है, जो कि अगेन डायबिटीज और क्रोनिक डिजीजेस के अंदर हो जा रहा है। उसके बाद दूसरी चीज है कि जैसे हम जो सेल्फ मेडिकेशंस और इसके बारे में बात करें, सप्लीमेंट्स जो आजकल चल रहे हैं, तो अनटिल एंड अनलेस आपको आपकी बॉडी का वो नहीं पता है कि कहाँ स्टैंड कर रहा है और आप ऐसे ही सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हैं। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि स्लीप सप्लीमेंट्स के लिए नेचुरल सप्लीमेंट्स आप बोल रहे हैं कि ये सेफ है, ये फूड का पार्ट है, जैसे कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन होता है जो कि सेरोटोनिन, जो कि मेलाटोनिन आगे स्लीप इंड्यूसिंग एंड कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ाता है। तो सपोज आप को बॉडी का सिस्टम नहीं पता है कि आपकी फिजियोलॉजी किस तरफ है और आप लेना शुरू कर दो, तो इन दैट केस 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन सेरोटोनिन, मेलाटोनिन नहीं बनाएगा, बल्कि वो शंट हो जाता है दूसरी तरफ और इन्फ्लेमेशन को ही बढ़ा के रादर इट विल फ्यूल द फायर और चीज़ें टॉक्सिक बनने लगेगी। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मिस हो जाती है, जिसको हम टॉक्सिक इमोशंस कहते हैं। जनरली ये जो इमोशंस बॉडी के अंदर रहते हैं, अनप्रोसेस्ड अनप्रोसेस्ड इमोशंस जो रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा एक कंटिन्यूअस स्ट्रेस को बिल्ड करते हैं, एलोस्टैटिक लोड क्रिएट करते हैं। इसके अंदर आप देखो कि अगर जो कंटिन्यूअस एंगर जिसके अंदर बना रहता है, सो ये वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन बहुत करता है, जैसे हार्ट अटैक्स और एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, ये चीज़ें बनाने लगता है। फिर उसके बाद क्रोनिक ग्रीफ, जैसे कुछ चीज़ बुरी लगी, आप गिल्ट वगैरह अंदर अपने अंदर दबा के रखें, तो ये इम्यून सिस्टम को वीकन कर देती है। अब इम्यून सिस्टम वीकन होके जो कैंसर सेल्स होते हैं बॉडी से क्लियर नहीं होंगे और मैलिग्नेंसीज़ और कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद एंग्ज़ायटी, अगर आप कंटिन्यूअस एंग्ज़ायटी में रहते हैं और उस इमोशन को प्रोसेस नहीं करते हैं ठीक से, सो ये कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ने की वजह से हार्ट पे लोड आता है, डायबिटीज़ हो सकती है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीसीओडी, ये सारी चीज़ें, फैटी लिवर वगैरह इसकी तरफ से होती है। अच्छा, अब इसमें हम एक लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो कि एलोस्टैटिक लोड पे कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज़ स्लीप डिप्राइवेशन। स्लीप के 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो कि जानने ज़रूरी हैं, एक तो डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब दिन भर में जो भी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, जो प्रोसेस नहीं हुआ है, चाहे डिटॉक्सिफिकेशन का पार्ट ले लो, आप हार्मोन्स ले लो, न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल मैसेंजर्स जो कि क्लीन नहीं हुए हैं बॉडी से, इमोशंस हो गए, वो सारी चीज़ें स्लीप में डिटॉक्सिफिकेशन में क्लीन होती हैं। एक बार ये होने के बाद फिर
स्लीप रिजुविनेशन का पार्ट करती है। तो अगर आपका डिटॉक्सिफिकेशन ही क्लियर नहीं होगा, तो आप जब रिजुविनेशन नहीं हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप देखोगे सुबह जब भी आप उठ रहे हो, एक थकान के साथ कंटिन्यूअसली उठ रहे हो। तो इसमें एक स्लीप का, जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, जो ये काम स्लीप में होता है, आपको कभी अपने हल्की डीप स्लीप में नहीं हो आप, सुपरफिशियल स्लीप में हो, आपको याद होगा कि यार मुझे क्या सपना आया कि मैं चल रहा था, कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, कुत्ता काट गया। उसके बाद आपको आया लगा मैं हवाई जहाज से नीचे गिर गया, मैं गाड़ी के नीचे आ गया, मैं किसी खाई में हूँ। अब आप सुबह जब इसको देखोगे, इस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं लगेगा आपको कि ये एक थॉट, एक थॉट, एक थॉट, ये कैसे हो सकता है? लेकिन इसके पीछे की जब आप कड़ी को देखोगे, तो इसके पीछे की कड़ी है फ़ियर। तो स्लीप जो कर रहा है, जो इमोशन प्रोसेस नहीं हुआ है, उस इमोशन से रिलेटेड थॉट्स को लाके वो इमोशन क्लीन कर रहा है। वो इमोशन कैसे क्लीन कर रहा है? उस इमोशन को शरीर के द्वारा बाहर निकालेगा। उससे जो आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जो आपकी धड़कन बढ़ रही है, जो आपको नींद में पसीना आ रहा है, वो चीज़ें उसको एग्ज़ॉस्ट करके क्लींजिंग हो रही है वो इमोशन की। सो ये मेजर पार्ट स्लीप के अंदर होता है। सो ये हमने देखा कि टॉक्सिक लोड हो गया पूरा का पूरा। इसमें एक तो ये है चैप्टर में, और दूसरा इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम अगले चैप्टर से पहले का जो बेस है वो, कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। इन्फ्लेमेशन एक लाइफ सेविंग फिनोमेना है जो कि इंसान में पाया जाता है। जब भी आपको चोट लगती है, कोई नया बैक्टीरिया बॉडी में आ गया, कोई भी चीज़ ऐसी हो गई जो कि हेल्थ को एंडेंजर कर सकती है, तो बॉडी का फर्स्ट डिफेंस इज़ इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इसको कहते हैं। उसका आपको क्या साइन्स होते हैं, जैसे कि पेन होना, कलर जैसे रेडनेस कहीं पे आना, स्वेलिंग हो जाना, फीवर आ जाना। तो ये चीज़ें इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं। ये एक्यूटली आती है, चीज़ वो सबसाइड होती है और ये बंद होती है। प्रॉब्लम कब आती है? जब ये इन्फ्लेमेशन बंद नहीं होती और एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल जाती है। तो जब ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल जाती है, तो ये बॉडी को ही डैमेज करने लग जाती है। जब ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, तो इसको एथेरोस्क्लेरोसिस आप बोलने लगते हो, ब्लॉकेज होने लग गया। जब इसने पैनक्रियाज पे अटैक करना शुरू कर दिया, तो आपने बोल दिया कि डायबिटीज हो गई। इसने थायराइड को अफेक्ट करना शुरू कर दिया, तो आपने कह दिया हाइपोथायराइडिज्म हो गया। तो ये जो रूट कॉज है वो इन्फ्लेमेशन है। हम यहाँ से बात कर रहे हैं, हम इस चीज़ को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कहाँ से फ्लेयर हो रही है। ये जॉइंट्स पे आपके अटैक कर रही है, आपके आर्थराइटिस बनना शुरू हो जाएगा। नर्वस सिस्टम में आपको कर रही है डिमेंशिया, अल्जाइमर्स आने लग जाएगा। सो बेसिक रूट कॉज़ इन्फ्लेमेशन है, ये कहाँ से आ रही है, इसका मेन कंट्रीब्यूटर टोटल एलोस्टैटिक लोड हमने आज बात की है। अगले में एपिसोड में हम ये देखेंगे कि ये स्टार्ट कैसे होती है, ये आगे कैसे आती है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जब आप अपने डॉक्टर के साथ बैठ रहे हो, तो वो खाली चीज़ें दवाई ऊपर-नीचे करने की नहीं है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एक कम्युनियन में, एक आप उसके साथ एक दोनों एज़ अ पार्टनर डिटेक्टिव के जैसे आप इन्वेस्टिगेट करते हो, उस हेल्थ प्रॉब्लम को, उसकी रूट कॉज़ तक जाते हो और वहाँ से वो रूट कॉज़ उखाड़ के फेंकते हैं, तब हेल्थ प्रॉपरली रिस्टोर होती है। तो ये एलोस्टैटिक लोड को हैंडल करना, सबसे पहले इसको जानना कि कहाँ से आपके कंट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं लाइफ में, ये 5 मिनट की कंसल्टेशंस में नहीं निकलती है चीज़ें। इसके लिए टाइम देना पड़ता है, बैठना पड़ता है और आपको थ्रूआउट एक विजिलेंटली काम करना पड़ता है। यू हैव टू वर्क टू रिस्टोर योर हेल्थ। तो आगे हम चलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों फॉर योर अटेंशन। थैंक यू।